आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का CF निकालना सीखेंगे। CF मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का CF निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए क्या करना होता है। इसके हमने 4 स्टेप बनाए हैं। उन्हीं 4 स्टेप को फॉलो करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारा पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन में से y कॉमन लेकर y को हटाना है। ठीक, पहला स्टेप हमारा क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन में से y कॉमन लेकर y को हटाना है। तो देखिए, इसमें यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, तो इसमें सब में से y कॉमन लेना है, फिर कॉमन लेकर उसे हटा देना है। तो हम वही चीज करेंगे। देखिए, यहाँ पर y है ना, तो y को हम कॉमन ले रहे हैं, मतलब बाहर निकाल ले रहे हैं। देखिए, यहाँ पर भी y था, यहाँ पर भी y था, यहाँ पर भी y था, तो हमने y को बाहर निकाल दिया। पहला स्टेप हमारा ये है। फिर क्या करना है, y कॉमन लेकर y को हटा देना है। देखिए, y देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है ना, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस 4d/dx प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि y इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ना, उधर जाएगा डिवाइड। तो देखिए, हमारा जो पहला स्टेप था उसी स्टेप को हमने फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये जो हमारा स्टेप है उसमें पहले लिखा था कि सबसे पहले क्वेश्चन में से y कॉमन लेकर y को हटाना है। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, सब में से y को कॉमन निकाल लिया, फिर y को हमने हटा दिया। ठीक, अब दूसरा स्टेप क्या है, अब समझते हैं। दूसरे स्टेप में हमको क्या करना है, फिर जो इक्वेशन आएगा, देखिए हमारा यही इक्वेशन आया है y को हटाने के बाद। इस इक्वेशन में जो आएगा हमारा, उसमें d2/dx स्क्वायर के जगह पे लिखना है d स्क्वायर। ठीक, जहां पर d2/dx स्क्वायर होगा वहां पर लिखेंगे d स्क्वायर। ठीक, तो यहां पर देखिए d2/dx स्क्वायर है ना, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, d स्क्वायर। यहां पर लिख दीजिए इसकी जगह पे d स्क्वायर माइनस यहाँ पर 4 है, 4 लिख दीजिए। उसके बाद और d/dx के जगह पे d रखना है। ठीक, d/dx के जगह पे d रखना है, तो हम d रख दिए, प्लस 4 लिखा है, प्लस 4 लिख दीजिए इक्वल टू 0। तो हमने 2 स्टेप को फॉलो किए हैं। पहला स्टेप y था, हमने y पहले कॉमन लिया, फिर y को हटा दिया। फिर दूसरे स्टेप में d2/dx स्क्वायर के जगह पे d स्क्वायर लिखना था, d/dx की जगह पे d लिखना था, तो वही चीज हमने किया। d2/dx स्क्वायर के जगह पे हमने d स्क्वायर लिख दिया और d/dx की जगह पे d रख दिया। ठीक, अब देखिए क्या करना है स्टेप थर्ड में। इसके बाद हमको एक्सिलरी इक्वेशन बनाना है। ठीक, अब एक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाना है इसको समझिएगा। देखिए क्या होता है ना कि डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 0 आ गया। तो हो सकता है अभी आगे आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि यहाँ पर 0 के बराबर नहीं होगा, ऐसे दे देगा डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इज इक्वल टू e⁻x दे देगा, ऐसे मान लीजिए। तो वहां पर आपको एक्सिलरी इक्वेशन में सबसे पहले आपको ध्यान देना है, यहां पर तो देखिए यहाँ पर बराबर 0 है। ठीक, जब भी आप एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे वहां पर बराबर 0 होएगा, इतना आप लोग याद रख लीजिए। एक्सिलरी इक्वेशन बनाते वक्त बराबर में हमेशा 0 आएगा। जैसे हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अभी आप लोग आगे जब पढ़ेंगे ना, तो ऐसे आपको ये वाला, जैसे मान लीजिए ये हमारा इक्वेशन है, ऐसे दे दिया जाएगा, बराबर 0 लिखा है, यहां पर 0 लिखा है, सही है, लेकिन आने वाले क्वेश्चन में प्रोसेस चेंज होंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर e⁻x है। ठीक,
तो फिर भी आपको क्या करना है, एक्सिलरी इक्वेशन बनाते वक्त हमेशा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बराबर में 0 है तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। अगर 0 नहीं भी होता, मान लीजिए e की पावर x होता ना, फिर भी हमको 0 के बराबर दिखाना होता है एक्सिलरी इक्वेशन बनाते वक्त। और d के जगह पे m लिखना होता है, ठीक। d के जगह पे लिख दीजिए m, ठीक। m स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, d के जगह पे क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, प्लस 4 है, प्लस 4 लिख दीजिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे d के जगह पे हमने m क्यों रख दिया, क्योंकि देखिए अगर हम लोग ऐसे ही बिना एक्सिलरी इक्वेशन बनाकर सॉल्व करते तो हमारा जो d आता ना वो, क्योंकि हम देखिए d स्क्वायर को या फिर d को देखिए dt अपॉन dx माने हैं, dt अपॉन dx जब होएगा मतलब ये डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए कि इस इक्वेशन का डिफ्रेंसिएशन ना हो, क्योंकि d अपॉन dx, d बराबर है कैपिटल D बराबर d अपॉन dx है ना, तो इसलिए हमने एक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए इस d के जगह पे m लिख दिया, ठीक। इस d को हमने इस d की जगह पे देखिए हम m लिख दिया, यहाँ पर भी m आ गया, यहाँ पर भी m आ गया, यहाँ पर m था ही नहीं, ठीक। तो अब इसका निकाल लीजिए रूट, रूट तो आप लोग निकालना जानते होंगे, रूट निकाल दीजिए। देखिए सबसे पहला स्टेप था क्वेश्चन में y कॉमन लेकर के y को हटाना है, फिर जो इक्वेशन आएगा उसमें d2 अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर और d अपॉन dx इज इक्वल टू कैपिटल D रखना है। इसके बाद एक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन देखिए हमारा बन गया। उसके बाद क्या करना है, और फिर रूट निकालते हैं। अब इसका निकाल दीजिए रूट, देखिए यहाँ पर -2 है, यहाँ पर भी -2 है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर -2m है, यहाँ पर भी -2m है, तो -2 -2m हमारा आ जाएगा, माइनस का 2m माइनस का 2m हमारा आ जाएगा माइनस का 4m, इतना सही है। उसके बाद ये -2 है और ये भी -2 है, तो -2 इंटू -2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारा 4 आ जाएगा ना प्लस का, तो यहाँ पर देखिए प्लस का 4 है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर m स्क्वायर और इसमें दोनों में क्या कॉमन है, m कॉमन है ना, m निकाल लीजिए कॉमन, और इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल लीजिए। तो देखिए हमारा क्या हो गया, m माइनस टू इज इक्वल टू 0, ठीक। तो हमारा क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 2,2। अब देखिए ये दो हमारे रूट आ गए, एक रूट आया हमारा 2 और दूसरा भी रूट हमारा क्या आया, 2 आया। फोर्थ स्टेप पे देखिए हमारा क्या बताया गया है कि रूट्स जो हमारे होंगे 3 रूट्स होंगे। पहला कि बोथ रूट्स आर सेम, अगर दोनों रूट सेम होते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा। देखिए हमारा ये यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, दोनों रूट्स क्या है, सेम है, और जब दोनों रूट सेम होंगे तो हमारा CF निकलेगा, CF इज इक्वल टू C1 प्लस C2 x इंटू e की पावर mx। ये फार्मूला तभी अप्लाई होगा, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं ये जो CF होगा ये तभी लगेगा जब दोनों रूट्स हमारे सेम हो। देखिए हमने यहाँ पर रूट्स निकाला जब, तो यहाँ पर भी 2 आया, यहाँ पर भी 2 आया, दोनों रूट सेम है ना, तो जब दोनों रूट सेम होंगे ना तो हमारा CF का फार्मूला ये लगेगा। अब इसी में हम पुट कर देंगे वैल्यू, हमारा आ जाएगा आंसर C1 प्लस C2, यहाँ पर x है तो x ही रहने दीजिए, इंटू ई m लिखा है, m का वैल्यू 2 है, यहाँ पर लिख दीजिए 2, और यहाँ पर x है, यहाँ पर x लिख दीजिए, हमारा आ गया CF का वैल्यू। इसमें अभी PI भी निकालना होता है, लेकिन अभी हम आपको इस वीडियो में आपको केवल CF निकालना बता रहे हैं, ठीक। PI आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार करना है
सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन में से y कॉमन लेकर y को हटाना है। तो इसमें देखिए y यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, सब में से y को निकाल लीजिए कॉमन। ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप है, हमने निकाल लिया y को कॉमन। ठीक, अब देखिए यहाँ पर y को हटाना भी है पहले स्टेप में। यहाँ पर देखिए y मल्टीप्लाई कर रहा है ना, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होगा 0/y होगा, 0/y करेंगे हमारा 0 आ जाएगा ना। तो यहाँ क्या होगा d2/dx² माइनस 7d/dx प्लस का 12 इक्वल टू 0। अब क्या करना होगा, d2/dx² के जगह पे लिखना है d²। तो यहाँ पर देखिए d2/dx² के जगह पे क्या लिखेंगे, d² लिखेंगे, कैपिटल d² लिखेंगे। यहाँ पर देखिए यही तो लिखा है ना, उसी वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल का d² माइनस 7 है, 7 लिख दीजिए, d/dx किसके इक्वल है, कैपिटल d के। तो d/dx के जगह पे लिखेंगे कैपिटल d प्लस 12 है, 12 लिख दीजिए इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है थर्ड स्टेप में, इसके बाद एक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। थर्ड स्टेप में एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी इक्वेशन में क्या होता है हमने आपको बता दिया। एक्सिलरी इक्वेशन में अगर यहाँ पर देखिए 0 लिखा है, जैसे आगे वाले क्वेश्चन में हो सकता है e⁻x भी हो, तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक्सिलरी इक्वेशन में यहाँ पर 0 रहेगा राइट हैंड साइड में। ठीक, यहाँ पर 0 रहेगा ही रहेगा, और जो d होगा उसके जगह पे लिखेंगे m। क्यों लिखेंगे इसका भी रीजन हमने आपको बता दिया था, लेकिन फिर से बता दे रहे हैं। इसका रीजन ये है ना कि हमको निकालना है रूट। ठीक, और यहाँ पर जो d है ना वो डिफरेंशिएशन है। देखिए जो d है, d बराबर d/dx है, डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा। ठीक, इसलिए हमको रूट निकालना है, इसलिए हमने एक्सिलरी इक्वेशन बनाया, और एक्सिलरी इक्वेशन बना करके हमने d के जगह पे, मतलब d के जगह पे हमने m मान लिया। अब हम इसका रूट निकालेंगे, क्योंकि अगर हम लोग इस एक्सिलरी इक्वेशन को नहीं बनाते ना, मतलब कि अगर हम डायरेक्ट ही d का वैल्यू निकाल लेते या d का रूट निकाल लेते, तो एक्चुअली में वो d का रूट नहीं होता, क्योंकि d हमारा डिफरेंशिएशन है। इसलिए हमने क्या किया कि इस इक्वेशन का रूट निकालने के लिए हमने m मान लिया, क्योंकि हमारा m जो है वेरिएबल है। ठीक है, अब इसका निकाल लीजिए रूट। तो 4 3 क्या होता है 7, और 4 और 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे हमारा आ जाएगा 12। ठीक, तो m-4 माइनस 3 m-4 इक्वल टू 0। ठीक, क्योंकि यहाँ देखिए m कॉमन है, मतलब यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, m हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर देखिए 3 कॉमन है, तो -3 हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस आ गया, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे हमारा आ जाएगा प्लस, 3 का गुणा 4 में कराएंगे हमारा आ जाएगा 12। तो m-3 और m-4 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3, m इज इक्वल टू 4। तो देखिए हमने 3 स्टेप कर लिए। पहले स्टेप में क्वेश्चन में y कॉमन लेकर के y को हटाना है, ये स्टेप हमने कर लिया। फिर इक्वेशन जो भी आएगा उसमें d2/dx² के जगह पे d² और d/dx के जगह पे d रखना है, ये भी हमने कर लिया। उसके बाद एक्सिलरी इक्वेशन बनाना है। एक्सिलरी इक्वेशन देखिए हमने बना लिया। अब एक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद रूट्स भी निकालना था, तो हमने रूट्स भी निकाल लिया। रूट्स निकालने के बाद देखिए हमारा क्या आता है,
दोनों दो रूट्स आते हैं, m बराबर हमारे आता है एक 3,4, तो दो रूट्स हमारे आते हैं और दोनों रूट्स हमारे कैसे हैं, अलग अलग है ना, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो दो रूट्स हैं हमारे, दोनों अलग अलग हैं। तो अगर रूट्स हमारे बोथ रूट्स आर डिफरेंट, अगर दोनों रूट्स हमारे अलग अलग आते हैं तो हमारा CF का फॉर्मूला दूसरा होता है। ये जो हमारा रूट्स था इसमें देखिए हमारे दोनों रूट सेम सेम आए थे, तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर भी 2 था, दोनों रूट सेम थे, तो हमारा ये फॉर्मूला लगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि दोनों रूट्स अलग अलग हैं, जब दोनों रूट्स अलग अलग हैं तो हमारा फॉर्मूला ये लगेगा CF का। ठीक, तो CF इज इक्वल टू C1 लिखा है, C1 लिख दीजिए, E लिखा है तो E लिख दीजिए, M1 लिखा है, M1 3 है, 3 लिख दीजिए, या फिर अगर आप M भी लिखते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि M का वैल्यू 3 भी है 4 भी है, तो M1 लिखा है। एक काम करते हैं, हम पहले फार्मूला ही लिख लेते हैं। ठीक, ये हमारा फार्मूला है अगर दोनों रूट्स अलग अलग हो। आप यहाँ पर ई की पावर m होगा, ई की पावर m x होगा। ठीक, तो यहाँ पर M1 लिख सकते हैं, यहाँ पर M2 लिख सकते हैं, या फिर आप काम कर सकते हैं यहाँ पर भी M लिख दीजिए, यहाँ पर भी M लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि M का वैल्यू 3 भी है 4 भी है, तो उसी अकॉर्डिंग आप लोग रखेंगे इसमें। ठीक, तो अगर आप लोग M1 M2 करते हैं तो थोड़ा आसानी होगा समझने में। C1 लिखा है, C1 लिख दीजिए। यहाँ पर C1 और C2 क्या है, यहाँ पर C1 और C2 दोनों ही हमारे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, e की पावर mx है, m का वैल्यू इसमें 3 है तो 3x है, x लिख दीजिए, प्लस C2 है, C2 लिख दीजिए, e की पावर m2 है, m2 हमारा कितना है 4 है, तो 4 और x है, x लिख दीजिए, हमारा CF निकल गया आंसर। अगले क्वेश्चन में हमारा यही दिया गया है, तो वही स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, उसी स्टेप 4 स्टेप को फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए क्या होता है ना कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे क्वेश्चन में थोड़ा तरीका बदल देता है क्वेश्चन पूछने का। जैसे यहाँ पर देखिए हमने पहले यहाँ पर y कॉमन लिया, फिर y को हटा करके इसके जगह पे हमने d² लिख दिया। तो आपके क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी देगा और सॉल्व करने के लिए कहेगा, या CF निकालने के लिए कहेगा, या फिर डायरेक्ट आपसे क्या कहेगा ना कि यही क्वेश्चन दे देगा, ऐसे यही दे देगा, आपको यही दे देगा, कैपिटल D² माइनस 7D प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर डायरेक्ट ही ये पूरा दे देगा और फिर आपसे कहेगा CF निकालिए। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसी स्टेप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। मतलब ये ऊपर वाला फिर तो हमको करना ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी ये दिया ही होएगा। ठीक, अगर ये दिया गया है तो इस स्टेप को फॉलो करके हमको कैपिटल D² माइनस 7D प्लस 12 इक्वल टू 0 के रूप में बनाना रहता है, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए। ठीक, फिर हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना होता है। ठीक, तो ऐसे ही होएगा। तो इसमें क्या होएगा, इसमें भी उसी प्रकार हमको क्या करना है, y को कॉमन ले लेना है। तो हम सब में से y ले लेते हैं कॉमन, फिर y को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर y देखिए मल्टीप्लाई कर रहा है ना, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप में d2/dx² के जगह पे लिखना है कैपिटल D², इसके जगह आप लिख दीजिए कैपिटल D² माइनस d/dx के जगह पे लिखना है d, यहाँ पे लिख दीजिए d, प्लस का 4 है, प्लस का 4 लिख दीजिए इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसका क्या करना है, इसके बाद थर्ड स्टेप में ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन में बनाने के लिए आपको क्या करना है,
ऑक्सिलरी इक्वेशन में बनाते वक्त आपके राइट हैंड साइड में हमेशा जीरो रहेगा ही रहेगा। जैसे अभी आप लोग आगे जब सॉल्व करेंगे ना, तो राइट हैंड साइड में यहाँ पर देखिए जीरो लिखा है ना, तो इन केस आपका क्या हो सकता है, ई की पावर एक्स हो, कॉस एक्स हो, साइन एक्स हो, आरएचएस में यहाँ पर जीरो की जगह पे, फिर भी जब आप लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे ना, तो हमेशा राइट हैंड में जीरो रहेगा ही रहेगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और क्या करना है, डी के जगह पे लिख देना है एम। तो यहाँ पर डी है, तो डी के जगह पे लिख दीजिए एम स्क्वायर माइनस एम, क्योंकि डी के जगह पे हमने एम रख दिया ना, प्लस का 4 है, प्लस का 4। अब हम लगाएंगे इसमें श्रीधराचार्य फार्मूला, ठीक, क्योंकि हमको रूट निकालना है ना। तो m इज इक्वल टू, क्योंकि हमने देखा इसमें कोई फैक्टर नहीं बन रहा था ना, तो जब फैक्टर नहीं बन रहा था तो हमने सोचा श्रीधराचार्य फार्मूला लगाया जाए, तो हमारा आसानी से हो सकता है। तो श्रीधराचार्य फार्मूला हमारा क्या कहता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा श्रीधराचार्य फार्मूला है। देखिए हमारा जो जनरल टर्म होता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, जो जनरल फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण का, वो हमारा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण का, ठीक। तो इसमें एम स्क्वायर के जगह पे एक्स स्क्वायर के जगह पे एम स्क्वायर था, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, और एक्स के जगह पे m था, तो b का वैल्यू इसमें -1 है, -1 आ गया, और प्लस का c है, तो प्लस का c इसमें कितना है, 4 है, तो हमारा आ गया। तो m इज इक्वल टू माइनस का b हमारा इसमें कितना, माइनस का 1, तो माइनस का 1 और ये माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी हमारा कितना है, माइनस का 1, तो -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारा 1 है, 1 इंटू सी हमारा 4 है, अपॉन 2 इंटू ए कितना है, 1 है ना, 1 लिख दीजिए। तो m इज इक्वल टू प्लस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 16 अपॉन 2, ठीक। तो m इज इक्वल टू प्लस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 15 अपॉन 2, ठीक। अब आयोटा बराबर क्या होता है, माइनस का 1, तो हम इस माइनस को हटाने के लिए आयोटा लिख देंगे, m बराबर प्लस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 15 आयोटा बाई 2। अगर हम इसको अलग अलग लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 1/2 प्लस माइनस अंडर रूट 15 आयोटा बाई 2, ठीक। अब ये हमारा जो इमेजिनरी पार्ट का जो सॉल्यूशन होता है, वो होता है m बराबर अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा। ये हमारा जनरल टर्म होता है। x बराबर, या फिर आप ऐसे कहिए y बराबर अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा, अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा। तो इसमें अल्फा हमारा देखिए m बराबर 1/2 प्लस माइनस अंडर रूट 15 आयोटा बाई 2, तो इसका जनरल टर्म हमने लिख दिया। तो हमारा जनरल टर्म क्या आ गया, m बराबर आयोटा प्लस माइनस बीटा आयोटा। तो इसमें हमारा अल्फा कितना है, अल्फा हमारा 1/2 है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अल्फा है और यहाँ पर 1/2 है पहले, तो अल्फा बराबर इसमें कितना आ गया हमारा, 1/2 आ गया। और यहाँ पर प्लस माइनस है, यहाँ पर भी प्लस माइनस है, तो यहाँ पर आयोटा है, यहाँ पर भी आयोटा है, तो आयोटा आयोटा के बराबर हो गया। तो बीटा हमारा क्या होगा, रूट 15 अपॉन 2, बीटा बराबर रूट 15 अपॉन 2। अब देखिए हमारा 3 स्टेप हो गए हैं। पहले स्टेप में y को कॉमन लेकर के y को हटाना था, ये भी हमने कर दिया। सेकेंड स्टेप भी कर दिया। थर्ड स्टेप ऑक्सिलरी इक्वेशन करना था, वो भी हमने बना भी दिया और रूट भी निकाल दिए। रूट हमारे देखिए यही है। अब देखिए रूट हमारे कैसे आए हैं, रूट देखिए हमारे इमेजिनरी आए हैं।
आयोटा के फॉर्म में आए हैं ना, और जब हमारे रूट इमेजिनरी पार्ट में होंगे तो हमारा CF जो होगा, CF बराबर क्या होगा, CF बराबर होगा e की पावर अल्फा x, e की पावर अल्फा, अल्फा कितना है 1/2 है, तो 1/2 और यहाँ पर 1/2, यहाँ पर x है तो x लिख दीजिए। ठीक, C1 लिखा है, C1 लिख दीजिए। कॉस लिखा है, यहाँ पर देखिए जो फार्मूला लिखा है वही फार्मूला हम लगा रहे हैं इसमें, तो कॉस लिख दीजिए। बीटा लिखा है, बीटा का वैल्यू कितना है, बीटा का वैल्यू है √15/2, आयोटा नहीं है, ठीक है, क्योंकि बीटा का वैल्यू √15/2 है, आयोटा आयोटा के बराबर है। ठीक, और ये इसके बराबर हो गए, देख लीजिए m बराबर 1/2 प्लस माइनस √15/2 आयोटा, और इसका जनरल फार्मूला होता है अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा। अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2 है, ठीक, बीटा का वैल्यू कितना है √15/2 है, और यहाँ पर आयोटा है, आयोटा आयोटा के बराबर हो गया। ठीक है, तो देखिए CF इक्वल टू e की पावर अल्फा x, अल्फा इसमें हमारा 1/2 है तो 1/2 और यहाँ पर x है, x लिख दिया। C1 C2 हमने आपको बता दिया कांस्टेंट है, C1 लिख दिया। कॉस लिखा है, कॉस लिख दिया। बीटा लिखा है, बीटा का वैल्यू √15/2 है, √50/2 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए x लिखा है, हमने यहाँ पर x लिख दिया। ठीक, फिर यहाँ पर प्लस लिखा है, प्लस लिख दिया। C2 लिखा है, C2 लिख दिया। साइन लिखा है, साइन लिख दिया। बीटा लिखा है, बीटा का वैल्यू √15/2 है, √15/2 लिख दिया। x लिखा है, हमने x लिख दिया। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो हमने आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं और तीनों क्वेश्चन हमने अलग अलग बताए हैं, अलग अलग रूट्स के। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा इस क्वेश्चन में यही था कि हमारा मेन टारगेट आपको बस इतना ही बताना था कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताना था कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। अब आपको क्या करना है काम, आप क्वेश्चन को लीजिएगा, 4 स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। 4 स्टेप में आराम से हर क्वेश्चन में 3 स्टेप जो है वो तो करने ही करने हैं। उसके बाद चौथे स्टेप में आपके पास 3 रास्ते हैं और वो 3 रास्ते खुद आपको डिसाइड करने हैं कि हमको क्या करना है। अगर रूट दोनों सेम होंगे तो हमको ये फार्मूला लगाना है, अगर दोनों रूट अलग अलग होंगे तो हमको ये CF का फार्मूला लगाना है, अगर रूट्स इमेजिनरी होंगे तो हमको ये फार्मूला लगाना है। बस यही कॉन्सेप्ट है CF का, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में आपको PI के बारे में बताया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।